रजत गुप्ता उस बोर्ड मीटिंग में शामिल थे। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, रजत गुप्ता ने अपने फ़ोन से एक नंबर डायल किया। वह नंबर था राजा रत्नम का, जो एक बहुत बड़े हेज फंड के मालिक और अरबपति थे। रजत गुप्ता ने राजा रत्नम को फ़ोन पर बस ये बता दिया कि वॉरेन बफेट गोल्डमैन सैक्स में पैसा लगाने वाले हैं। इस एक फ़ोन कॉल के बाद राजा रत्नम ने लाखों शेयर्स खरीद लिए और एक ही झटके में करोड़ों कमा लिए। क्या रजत गुप्ता को इस डील से सीधे कोई पैसा मिला था? नहीं, वे बस उस अरबपति दोस्त की नज़रों में बड़ा बनना चाहते थे। वे उस पैसे के खेल का हिस्सा बनना चाहते थे जो सिर्फ सबसे अमीर लोगों के लिए था। लेकिन कानून की नज़रें बहुत तेज़ होती हैं। अमेरिकी सरकार राजा रत्नम के फ़ोन टैप कर रही थी। रजत गुप्ता की वह आवाज़ रिकॉर्ड हो चुकी थी और फिर जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। रजत गुप्ता, जो कभी दुनिया के सबसे सम्मानित सीईओ में से एक थे, उन्हें हथकड़ी लगाकर जेल में डाल दिया गया। उनकी साख, उनकी इज्जत और उनका सम्मान सब कुछ मिट्टी में मिल गया। वे एक अपराधी बनकर रह गए। चलो अब इस कहानी के पीछे छिपे मनोविज्ञान को समझते हैं। रजत गुप्ता के पास वह सब कुछ था जिसे कोई भी इंसान अपनी पूरी जिंदगी में पाने का सपना देखता है। दौलत, शोहरत, ताकत और सम्मान। लेकिन वे एक ऐसी चीज़ के पीछे भागे जिसकी उन्हें रत्ती भर भी ज़रूरत नहीं थी, और उसे पाने के लिए उन्होंने वह सब कुछ दांव पर लगा दिया जो उनके लिए सबसे कीमती था। ये कोई इकलौता उदाहरण नहीं है। इतिहास ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है जहां सबसे समझदार लोग इस जाल में फंसे हैं। तुम्हें साल 1929 के अमेरिका में ले चलता हूं। इतिहास का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश, द ग्रेट क्रैश। सड़कों पर लोग रो रहे थे। बड़ी बड़ी कंपनियां एक ही दिन में खत्म हो गई थी। लोग अपनी खिड़कियों से कूद कर जान दे रहे थे क्योंकि उनका सब कुछ बिक चुका था। लेकिन उसी दिन एक आदमी अपने घर लौटता है और अपनी पत्नी से कहता, बहुत बड़ी बाजी खेली थी और एक ही दिन में $100 मिलियन कमा लिए थे। उस दौर में $100 मिलियन आज के कई बिलियन डॉलर के बराबर होते हैं। जेसी लिवरमोर रातों रात दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए। उनका परिवार सुरक्षित था, उनकी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित थीं। लेकिन जेसी लिवरमोर के अंदर भी वही भूख थी। उन्हें लगा कि वे अब कभी गलत हो ही नहीं सकते। वे बाजार के भगवान बन चुके हैं। उन्होंने अपने पैसे को सुरक्षित रखने के बजाय और बड़ा दांव लगाना शुरू कर दिया। वे अपनी लिमिट से बाहर जाकर रिस्क लेने लगे और अगले कुछ ही सालों में वक्त ने ऐसी करवट ली कि जेसी लिवरमोर की एक के बाद एक कई बाजियां उल्टी पड़ गईं। वे पूरी तरह से दिवालिया हो गए। जो इंसान $100 मिलियन का मालिक था, उसके सिर पर इतना कर्ज हो गया कि वह उसे कभी चुका नहीं सकता था। और अंत में इस मानसिक दबाव और हार को न सह पाने के कारण जेसी लिवरमोर ने न्यूयॉर्क के एक होटल के वॉशरूम में जाकर खुद को गोली मार ली। ये दोनों कहानियाँ हमें एक बहुत बड़ा और KDDD सच सिखाती हैं। तुम्हें यह जानना ही होगा कि तुम्हारे लिए काफ़ी क्या है। अगर तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हें किस मोड़ पर आकर अपनी दौड़ को धीमा करना है, तो तुम चाहे जितना कमा लो, तुम हमेशा एक बहुत बड़े खतरे की कगार पर खड़े रहोगे। अमीर बनने की इस रेस में सबसे बड़ा विलेन कौन है? वह विलेन है सोशल कंपैरिजन, यानी दूसरों से अपनी तुलना करना। जब तुम एक मोटरसाइकिल पर होते हो तो तुम कार वाले को देखकर चलते हो। जब तुम एक छोटी कार खरीदते हो तो तुम बड़ी कार वाले को देखते हो। जब तुम बड़ी कार वाले बन जाते हो तो तुम उस इंसान को देखते हो जिसके पास सुपर कार है। और सुपर कार वाला इंसान उस इंसान को देखकर दुखी होता है जिसके पास अपना खुद का प्राइवेट जेट है। यह एक ऐसा कुआं है जिसकी कोई गहराई नहीं है। तुम इस दौड़ में चाहे जितने आगे निकल जाओ, हमेशा कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो तुमसे आगे खड़ा होगा। और अगर तुम्हारी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि तुम दूसरों से आगे हो या नहीं, तो तुम अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक चूहा दौड़ में बिता दोगे जहां अंत में सिर्फ थकान और पछतावा मिलता है। सोचो, एक बहुत बड़ा जंगल है। वहाँ एक शेर है जो बहुत ताकतवर है। वह हर दिन शिकार करता है और भरपेट खाना खाता है। लेकिन अगर वह शेर सिर्फ इसलिए पूरा जंगल तबाह करने पर उतर आए कि उसे दूसरे शेर से ज़्यादा शिकार जमा करना है, तो अंत में वह खुद भूखा मर जाएगा, क्योंकि पूरा जंगल खाली हो चुका होगा। हम इंसान भी यही करते हैं।
हम अपनी ज़रूरतें भूल जाते हैं और सिर्फ अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए पैसे के पीछे भागते हैं। तुम्हें अपने दिमाग में एक लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी। तुम्हें खुद से एक बहुत ही कड़ा सवाल पूछना होगा। मेरी जिंदगी में वह कौन सा पॉइंट है जहां पहुंचने के बाद मुझे और ज्यादा पैसा कमाने के लिए अपनी शांति, अपने परिवार, अपने आत्मसम्मान और अपनी आज़ादी को दांव पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। याद रखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनमोल होती हैं, उनकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारी आज़ादी, तुम्हारा परिवार और तुम्हारी मानसिक शांति। अगर तुम इन चीज़ों को दांव पर लगाकर और ज़्यादा अमीर बनने की कोशिश कर रहे हो तो तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। तुम एक ऐसी डील कर रहे हो जहां तुम सोना बेचकर मिट्टी खरीद रहे हो। रजत गुप्ता ने अपनी आज़ादी और अपनी इज्जत खो दी, जिसे वे दुनिया के सारे अरबों रुपयों से भी वापस नहीं खरीद सकते थे। जैसी लिवरमोर ने अपनी जान खो दी, जिसे वे लिखो, जिससे तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जिंदगी बहुत ही सम्मानजनक और आराम से बीत सकती है। उस नंबर को अपने सामने रखो। वह तुम्हारा काफ़ी का नंबर है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेहनत करना छोड़ दो या बड़े सपने देखना बंद कर दो। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जब तुम उस नंबर पर पहुंच जाओ तो खेल के नियम बदल दो। फिर पैसों के लिए मत भागो, बल्कि अपनी आज़ादी के लिए काम करो। फिर अपने समय के मालिक बनो, न कि अपने पैसों के गुलाम। क्योंकि अगर तुम इस भूख को काबू नहीं करोगे तो यह भूख तुम्हें जिंदा निगल जाएगी। अब हम एक ऐसे जादुई सफ़र पर चलने वाले हैं जो इस किताब का सबसे बड़ा रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जिसने साधारण लोगों को इतिहास के सबसे अमीर इंसान बना दिया। एक ऐसी ताकत जिसके बारे में ऑल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि यह दुनिया का 8वां अजूबा है। मेरे साथ बने रहो, क्योंकि अगले अध्याय में हम वक्त और पैसे के उस जादुई मिलाप को देखेंगे जो तुम्हारी सोच को पूरी तरह से बदल देगा। चैप्टर 4, कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। क्या तुम जानते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा जादू क्या है? मैं किसी हाथ की सफाई या फिल्मों के स्पेशल इफेक्ट्स की बात नहीं कर रहा था। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी अदृश्य ताकत की जो एक छोटे से बीज को विशाल बरगद के पेड़ में बदल देती है। एक ऐसी ताकत जिसे ऑल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। उन्होंने कहा था कि जो इस ताकत को समझता है वह इसे कमाता है, और जो इसे नहीं समझता वह इसे चुकाता है। इस ताकत का नाम है कंपाउंडिंग। सुनने में ये किसी बोरिंग गणित के चैप्टर जैसा लगता होगा। शायद तुमने स्कूल में इसे कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से पढ़ा होगा, लेकिन मेरी बात मानो, ये गणित नहीं है। ये ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक हथियार है। ये वह जादुई चाबी है जिसने कुछ साधारण दिखने वाले लोगों को इतिहास के सबसे अमीर इंसानों में बदल दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पचड़ा है। कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा सच ये है कि यह हमारे इंसानी दिमाग के काम करने के तरीके के बिल्कुल खिलाफ है। हमारा दिमाग लीनियर सोचता है, यानी अगर हम एक कदम चलते हैं तो हम 1 फीट आगे बढ़ते हैं। अगर हम 2 कदम चलते हैं तो 2 फीट आगे बढ़ते हैं। हमें लगता है कि मेहनत और नतीजे का रिश्ता हमेशा ऐसा ही सीधा और सरल होता है, लेकिन कंपाउंडिंग लीनियर नहीं है। ये एक्सपोनेंशियल है। ये सीधा नहीं बढ़ता, ये तेज़ी से ऊपर की ओर उछलता है। यही वह जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग मात खा जाते हैं। वे मेहनत करते हैं, निवेश करते हैं, लेकिन जब उन्हें कुछ महीनों या कुछ सालों तक कोई बड़ा नतीजा नहीं दिखता तो वे हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि यह तरीका काम नहीं कर रहा है। वे उस जादुई मोड़ को पार करने से ठीक पहले अपनी मेहनत छोड़ देते हैं, जहाँ से असली दौलत का विस्फोट शुरू होने वाला था। चलो, इस रहस्य को समझने के लिए दुनिया के सबसे महान निवेशक वॉरेन बफेट की ज़िंदगी में झांकते हैं। जब लोग वॉरेन बफेट के बारे में सोचते हैं तो वे उनके निवेश करने की काबिलियत, उनके धैर्य और उनकी बुद्धिमत्ता की बात करते हैं। लोग कहते हैं कि बफेट एक जीनियस है, और यह सच भी है। लेकिन बफेट की कामयाबी का सबसे बड़ा राज उनकी बुद्धिमत्ता नहीं, बल्कि उनका समय है। ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि वॉरेन बफेट ने निवेश करना कब शुरू किया था। उन्होंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10 साल की उम्र में की थी। सोचो, जब दूसरे 10 साल के लड़के खेल रहे थे, बफेट पैसे के खेल को समझ रहे थे। बफेट की नेटवर्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने अपनी उम्र के 65वें साल के बाद कमाया है।
इसका मतलब ये है कि उनकी दौलत का असली विस्फोट उनकी बुद्धिमत्ता से ज़्यादा उनके समय की वजह से हुआ। वे दशकों तक बाजार में टिके रहे। उन्होंने कंपाउंडिंग को अपना काम करने दिया। उन्होंने उस जादू को नहीं रोका। अगर बफेट ने 30 साल की उम्र में निवेश शुरू किया होता और 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते तो वे आज भी बहुत अमीर होते, लेकिन वे दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में नहीं होते। उनकी असल ताकत यह नहीं थी कि वे सबसे अच्छे शेयर्स चुनते थे, बल्कि यह थी कि उन्होंने सबसे ज़्यादा समय तक निवेश किया। कंपाउंडिंग का असली मंत्र है समय। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लो मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। पहला विकल्प यह है कि मैं तुम्हें आज अभी 1 करोड़ रुपए नकद दे दूँ। दूसरा विकल्प यह है कि मैं तुम्हें एक ऐसा जादुई सिक्का दूँ जिसकी कीमत आज सिर्फ 1 पैसा है, लेकिन वह हर दिन अगले 30 दिनों तक डबल होता रहेगा। ज़्यादातर लोग लालच में आकर 1 करोड़ रुपए चुन लेंगे, क्योंकि 1 करोड़ रुपए एक बड़ी रकम है और 1 पैसा कुछ भी नहीं। लेकिन अगर तुम कंपाउंडिंग की ताकत को समझते हो तो तुम उस सिक्के को चुनोगे। क्यों? क्योंकि पहले 10 दिनों तक तुम्हें लगेगा कि तुम बेवकूफ़ बन गए हो। 10वें दिन तक वह 1 पैसा बढ़कर सिर्फ 5 रुपए 14 पैसे बनेगा। तुम सोचोगे 1 करोड़ रुपए वाले इंसान ने जीत हासिल कर ली और मैं यहाँ 5 रुपये लेकर बैठा हूँ। लेकिन यही वह मोड़ है जहाँ कमज़ोर लोग मैदान छोड़ देते हैं। वे इसे बोरिंग समझते हैं, वे इसे बेकार समझते हैं। लेकिन अगर तुम टिके रहे तो 20वें दिन वह रकम लगभग 5,000 रुपये होगी। अब भी तुम 1 करोड़ के सामने बहुत छोटे हो, लेकिन जैसे कि उनकी सीधे तुम 30वें दिन पहुंचोगे, वो 1 पैसा बढ़कर 10 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो जाएगा। यह है कंपाउंडिंग का असली चेहरा। ये शुरुआत में बहुत धीमा चलता है, इतना धीमा कि ये अदृश्य लगता है, लेकिन एक बार जब ये अपनी रफ्तार पकड़ लेता है तो ये एक ऐसी सुनामी बन जाता है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। अब ज़रा सोचो कि तुम्हारी ज़िंदगी में ये कहाँ लागू होता है। सिर्फ पैसों में नहीं, कंपाउंडिंग तुम्हारी हर आदत में काम करती है। अगर तुम हर दिन खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाते हो तो साल के अंत में तुम पहले से 10 गुना ज़्यादा बेहतर इंसान बन जाओगे। लेकिन अगर तुम हर दिन 1% खराब होते हो तो तुम धीरे धीरे शून्य की तरफ बढ़ोगे। समस्या यह है कि हम इस दुनिया में रहते हैं जहां हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए। हमें इंस्टेंट कॉफ़ी चाहिए, इंस्टेंट मैसेजिंग चाहिए और अब हमें इंस्टेंट वेल्थ चाहिए। हम चाहते हैं कि आज निवेश करें और कल करोड़पति बन जाए। हम उस बोरिंग पीरियड को बर्दाश्त नहीं कर पाते जहां मेहनत तो हो रही है लेकिन नतीजे नहीं दिख रहे। मनोविज्ञान की भाषा में इसे वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा की घाटी कहते हैं। ये वह समय होता है जब तुम सही दिशा में काम कर रहे होते हो, तुम अनुशासन का पालन कर रहे होते हो, लेकिन तुम्हारी प्रोग्रेस एक सीधी रेखा में दिखती है। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी जगह पर ही खड़े हो। यही वह समय है जब ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे अपनी स्ट्रैटेजी बदल देते हैं, वे शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं या वे निवेश करना ही छोड़ देते हैं। वे उस जादुई कर्व के ठीक नीचे होते हैं जहाँ से ग्राफ अचानक ऊपर जाने वाला होता है। सफल और असफल इंसान के बीच का सबसे बड़ा फर्क यही है। असफल इंसान नतीजों के लिए काम करता है और सफल इंसान प्रोसेस के लिए काम करता है। सफल इंसान जानता है कि कंपाउंडिंग का जादू तभी काम करता है जब उसे बीच में न रोका जाए। अमीर बनने का सबसे बड़ा रिस्क ये नहीं है कि तुम्हारा निवेश डूब जाएगा। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि तुम समय से पहले हार मान लोगे। तुम उस जादुई सिक्के को 20वें दिन फेंक दोगे, यह सोचकर कि यह काम नहीं कर रहा है। दौलत बनाने का सबसे सरल लेकिन सबसे मुश्किल रास्ता है धैर्य और निरंतरता। तुम्हें बस 3 चीज़ें करनी है। पहला, जल्दी शुरू करो। जितना ज़्यादा समय तुम्हारे पास होगा, कंपाउंडिंग उतनी ही ताकतवर होगी। दूसरा, अपनी आदतों और निवेश में अनुशासन रखो। तीसरा और सबसे ज़रूरी, कंपाउंडिंग की प्रक्रिया को बीच में मत रोको। जब लोग देखते हैं कि बाजार गिर रहा है तो वे डर कर अपना पैसा निकाल लेते हैं। वे कंपाउंडिंग की चेन को तोड़ देते हैं। वे भूल जाते हैं कि दौलत रातों रात नहीं बनती, वह दशकों की खामोश मेहनत का नतीजा होती है। चलो अब एक गहरी बात समझते हैं। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों की नहीं होती, ये रिश्तों की भी होती है, ज्ञान की भी होती है और भरोसे की भी होती है।
अगर तुम हर दिन अपने पार्टनर को थोड़ा सा ज़्यादा प्यार और सम्मान देते हो तो सालों बाद तुम्हारे पास एक ऐसा रिश्ता होगा जिसे कोई भी तूफान नहीं हिला पाएगा। अगर तुम हर दिन एक पन्ना पढ़ते हो तो सालों बाद तुम्हारे पास वह ज्ञान होगा जो तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा कर देगा। यह सब कुछ उसी एक नियम पर चलता है, छोटे बदलाव, बहुत सारा समय और अटूट धैर्य। आज मैं तुम्हें एक ऐसी चुनौती देता हूँ जो तुम्हारी सोच को बदल देगी। अपनी ज़िंदगी का कोई भी एक ऐसा लक्ष्य चुनो जिसे तुम हासिल करना चाहते हो, चाहे वह सेहत हो, पैसा हो या कोई नई स्किल। अब उस लक्ष्य को 1 साल के नज़रिए से मत देखो, उसे 10 साल के नज़रिए से देखो। खुद से पूछो, अगर मैं अगले 10 सालों तक हर दिन इस काम में सिर्फ 1% सुधार करूं और कभी बीच में न रुकूं, तो मैं कहां पहुंचूंगा? जब तुम 10 साल की तस्वीर देखते हो तो तुम्हारा आज का तनाव कम हो जाता है। तुम छोटी हार से नहीं डरते, तुम उस बोरिंग पीरियड को सहने के लिए तैयार हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि अंत में एक विस्फोट होने वाला है। याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत वह नहीं है जो बैंक बैलेंस में दिखती है, बल्कि वह है जो तुम्हारे धैर्य और अनुशासन से पैदा होती है। कंपाउंडिंग एक ऐसा खेल है जहां जीत उसकी नहीं होती जो सबसे तेज दौड़ता है, बल्कि उसकी होती है जो सबसे लंबे समय तक दौड़ता रहता है। ये सफ़र अब और भी दिलचस्प होने वाला है। अब तक हमने ये समझा कि पैसा मनोविज्ञान है, किस्मत का हाथ होता है और धैर्य का जादू चलता है। लेकिन अब हम एक ऐसे सच की बात करेंगे जो बहुत कड़ा है। क्या अमीर बनना ही काफ़ी है? क्या बहुत सारा पैसा होना ही सफलता की गारंटी है? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि अमीर बनना एक बात है, लेकिन अमीर बने रहना बिल्कुल अलग बात है। हम बात करेंगे उस मानसिकता की जो दौलत को बनाती है और उस मानसिकता की जो दौलत को बचाती है। मेरे साथ बने रहो, क्योंकि अब हम दौलत के सबसे गहरे और ख़तरनाक सच की ओर बढ़ रहे हैं। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। एक ऐसी कल्पना करो जहां तुम दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़े हो। तुम्हारे चारों तरफ बादल हैं, तुम्हारे पैरों के नीचे पूरी दुनिया है और तुम्हारी जेबें सोने से भरी हैं। तुम वह सब कुछ हासिल कर चुके हो जिसके लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। तुम जीत चुके हो, लेकिन ठीक उसी पल जब तुम अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हो, तुम्हारे पैरों के नीचे की ज़मीन खिसकने लगती है। तुम महसूस करते हो कि जिस शिखर पर तुम खड़े हो वह पत्थर का नहीं बल्कि रेत का बना था, और देखते ही देखते तुम उस ऊंचाई से इतनी तेज़ी से गिरते हो कि तुम्हें संभलने का मौका तक नहीं मिलता। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, यह हकीकत है, और ये हकीकत उन लाखों लोगों की है जिन्होंने दौलत तो बनाई लेकिन उसे संभाल नहीं पाए। आज हम एक ऐसे विरोधाभास के बारे में बात करेंगे जो दुनिया के सबसे सफल इंसानों और सबसे बड़े असफल लोगों के बीच की एकमात्र दीवार है। हम बात करेंगे इस गहरे सच की कि अमीर बनना एक बात है, लेकिन अमीर बने रहना बिल्कुल अलग बात है। सुनने में ये बात बहुत सरल लगती है। तुम्हें लगेगा कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा आ गया तो उसे बचाकर रखना तो बहुत आसान होगा, लेकिन यहीं पर तुम गलती कर रहे हो। यहीं पर तुम्हारा मनोविज्ञान तुम्हें धोखा देता है, क्योंकि सच तो ये है कि अमीर बनने के लिए जिस मानसिकता की ज़रूरत होती है, अमीर बने रहने के लिए उसकी बिल्कुल विपरीत मानसिकता की ज़रूरत होती है। चलो इस खेल की गहराइयों में उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमीर बनने की, यानी गेटिंग वेल्थी की। अमीर बनने के लिए तुम्हें एक ख़ास तरह के इंसान बनना पड़ता है। तुम्हें रिस्क लेना पड़ता है। तुम्हें दुनिया की उस भीड़ से अलग हटकर सोचना पड़ता है जो सिर्फ सुरक्षा खोजती है। तुम्हें आक्रामक होना पड़ता है। तुम्हें ऑपटिमिज्म यानी आशावाद की उस चरम सीमा पर होना पड़ता है जहां तुम्हें यकीन हो कि तुम वह कर सकते हो जो आज तक किसी ने नहीं किया। एक फाउंडर को देखो जो अपना गैराज छोड़कर एक कंपनी शुरू करता है। वह अपनी पूरी जमा पूंजी दांव पर लगा देता है। वह अपनी रातों की नींद उड़ा देता है। वह रिस्क लेता है, वह गलती करता है और वह बार बार गिरकर खड़ा होता है। अगर वह डरपोक होता, अगर वह सिर्फ सुरक्षा सोचता, तो वह कभी अमीर नहीं बन पाता। अमीर बनने का रास्ता रिस्क, साहस और एक तरह के पागलपन से होकर गुजरता है। लेकिन अब आता है वह मोड़ जहां खेल बदल जाता है।
जब तुम अमीर बन जाते हो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें यह यकीन दिला देता है कि तुम्हारी यह कामयाबी तुम्हारी अपनी काबिलियत का नतीजा है। तुम्हें लगता है कि तुम अजेय हो। तुम ये भूल जाते हो कि तुम्हारी सफलता में किस्मत का भी एक बड़ा हाथ था। और यहीं से शुरू होती है बर्बादी की कहानी। अमीर बने रहने के लिए, यानी स्टेइंग वेल्थी के लिए, तुम्हें अपनी पूरी पर्सनैलिटी को बदलना पड़ता है। अब तुम्हें आक्रामकता नहीं बल्कि विनम्रता चाहिए। अब तुम्हें रिस्क लेने की भूख नहीं बल्कि नुकसान से बचने का डर चाहिए। अमीर बने रहने का सबसे बड़ा मंत्र है सर्वाइवल, यानी जीवित रहना। दौलत के खेल में जीत उसकी नहीं होती जो सबसे ज्यादा कमाता है, बल्कि जीत उसकी होती है जो सबसे लंबे समय तक खेल में टिका रहता है। चलो मैं तुम्हें एक बहुत ही मशहूर और दर्दनाक उदाहरण देता हूँ जो पूरी दुनिया में लॉटरी जीतने वालों के साथ होता है। तुमने अक्सर खबरें पढ़ी होंगी कि किसी साधारण इंसान ने करोड़ों की लॉटरी जीती और 2-3 साल बाद वह फिर से उसी गरीबी में लौट आया जहां से उसने शुरू किया था। क्यों? क्या वह इंसान बेवकूफ था? क्या उसने सारा पैसा जुए में उड़ा दिया? नहीं, समस्या यह थी कि उसने अमीर बनने के लिए जिस मानसिकता का इस्तेमाल किया, वही मानसिकता उसने अमीर बने रहने के लिए भी इस्तेमाल की। उसने रिस्क लिया। उसने अपनी नई दौलत को और बढ़ाने के चक्कर में बड़े बड़े दांव खेले। उसने उसी आक्रामकता से खर्च किया जिससे उसने पैसा कमाया था। वह यह भूल गया कि अब उसे रिस्क लेने वाले फाउंडर से बदलकर एक सुरक्षा सोचने वाले ट्रस्टी की तरह व्यवहार करना था। वह सर्वाइवल की मानसिकता को नहीं समझ पाया। अब इसकी तुलना करो वॉरेन बफेट की मानसिकता से। बफेट दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका लालच नहीं बल्कि उनका डर है। उनका डर यह नहीं है कि वे और पैसा नहीं कमा पाएंगे, बल्कि उनका डर यह है कि वे अपना कमाया हुआ पैसा खो सकते हैं। बफेट एक बहुत ही सरल नियम का पालन करते हैं। रूल नंबर 1, कभी पैसा मत खोना। रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 को कभी मत भूलना। ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यह दुनिया का सबसे कठिन मनोविज्ञान है। जब तुम्हारे पास करोड़ों रुपए होते हैं तो तुम्हारा ईगो तुम्हें उकसाता है कि तुम और बड़ा दांव लगाओ। तुम्हारा दिमाग तुम्हें कहता है कि तुम जीनियस हो और तुम कभी गलत नहीं हो सकते। लेकिन बफेट जानते हैं कि बाजार उनसे कहीं ज़्यादा ताकतवर है। वे जानते हैं कि एक गलत फैसला उनके दशकों की मेहनत को मिटा सकता है। इसलिए वे एक सुरक्षा का दायरा रखते हैं। वे इसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। वे कभी भी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं करते। वे हमेशा कुछ हिस्सा बचा कर रखते हैं ताकि अगर दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक संकट भी आ जाए तो भी वे जीवित बच सकें। अमीर बनने वाला इंसान कहता है, मैं कितना कमा सकता हूं? अमीर बने रहने वाला इंसान पूछता है, अगर सब कुछ गलत हो गया तो क्या मैं बच पाऊंगा? ये मानसिकता का बदलाव ही वह अंतर है जो एक रात के करोड़पति और एक पीढ़ियों तक चलने वाले साम्राज्य के बीच होता है। चलो अब हम एक और गहरे मनोवैज्ञानिक स्तर पर चलते हैं। इसे कहते हैं ह्यूब्रिस, यानी अत्यधिक अहंकार। जब इंसान बहुत सफल हो जाता है तो वह अपनी किस्मत को अपनी काबिलियत समझने लगता है। वह यह मानने लगता है कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां बड़े बड़े सम्राटों और कंपनियों ने इसी अहंकार में अपना अंत कर लिया। नोकिया को याद करो। एक वक्त था जब नोकिया का पूरी दुनिया के मोबाइल मार्केट पर राज था। वे दुनिया के सबसे ताकतवर थे। उनके पास पैसा था, तकनीक थी और सबसे बड़ा मार्केट शेयर था। लेकिन उनके अंदर वही अहंकार आ गया। उन्हें लगा कि वे कभी गलत नहीं हो सकते। उन्होंने बदलते समय को नज़रअंदाज किया। उन्होंने सोचा कि लोग वही चाहेंगे जो नोकिया उन्हें देगा। वे यह भूल गए कि वे सर्वाइवल की स्थिति में नहीं थे, बल्कि वे अपने अहंकार की स्थिति में थे। और नतीजा, एक झटके में उनका साम्राज्य ढह गया। वहीं दूसरी तरफ एप्पल को देखो। स्टीव जॉब्स जब एप्पल में वापस आए तो उन्होंने रिस्क लिया, लेकिन वह रिस्क सर्वाइवल और वैल्यू के साथ जुड़ा था। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और हमेशा एक ऐसी मानसिकता रखी कि कल सब कुछ बदल सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम अपनी ज़िंदगी में इसे कैसे लागू करें। तुम्हें अपने अंदर 2 अलग अलग व्यक्तित्व विकसित करने होंगे। पहला व्यक्तित्व वह होगा जो तुम्हें दौलत दिलाएगा। यह व्यक्तित्व साहसी होगा, यह रिस्क लेगा,
ये रात भर जागेगा, ये असफलताओं से नहीं डरेगा। जब तुम अपने करियर की शुरुआत कर रहे हो या अपना बिजनेस खड़ा कर रहे हो, तो इस व्यक्तित्व को बाहर आने दो। इस समय तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए ग्रोथ। लेकिन जैसे ही तुम्हारी दौलत एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाए, तुम्हें अपने दूसरे व्यक्तित्व को सक्रिय करना होगा। यह वह व्यक्तित्व होगा जो विनम्र होगा, जो डरना जानता होगा, जो ये समझता होगा कि दुनिया अनिश्चित है। इस समय तुम्हारा लक्ष्य ग्रोथ नहीं, बल्कि सर्वाइवल होना चाहिए। ज़्यादातर लोग यहीं फेल होते हैं। वे अपनी पूरी ज़िंदगी पहले व्यक्तित्व में बिता देते हैं। वे कमाते रहते हैं, खर्च करते रहते हैं और ज़्यादा रिस्क लेते रहते हैं, यह सोचकर कि यह सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। वे यह नहीं समझते कि निवेश की दुनिया में एक ऐसा मोड़ आता है जहां और ज़्यादा रिस्क लेना फ़ायदे से ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है। सोचो, एक इंसान जो एक पहाड़ पर चढ़ रहा है। चढ़ते वक्त उसे बहुत हिम्मत चाहिए। उसे हर कदम पर रिस्क लेना पड़ता है। उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है। लेकिन जब वह चोटी पर पहुंच जाता है, तब उसे वही हिम्मत नहीं, बल्कि सावधानी चाहिए। अगर वह चोटी पर पहुंचकर भी उसी आक्रामकता से उछल कूद करेगा, तो वह गिरकर मर जाएगा। दौलत का सफ़र भी ऐसा ही है। चढ़ते वक्त हिम्मत चाहिए, लेकिन चोटी पर पहुंचकर सावधानी। अब मैं तुम्हें एक व्यावहारिक तरीका बताता हूं, जिसे तुम आज से ही अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकते हो। इसे कहते हैं फाइनेंशियल पैरानोया, यानी आर्थिक आशंका। हमेशा यह मानकर चलो कि तुम्हारी सबसे बड़ी इनकम का जरिया कल बंद हो सकता है। हमेशा यह सोचो कि जिस कंपनी में तुम काम कर रहे हो वह डूब सकती है, या जिस बिजनेस से तुम पैसा कमा रहे हो वह अचानक खत्म हो सकता है। जब तुम ये डर अपने अंदर रखते हो, तो तुम लालच में नहीं आते। तुम अपनी सारी कमाई को लग्जरी गाड़ियों और महंगे घरों में नहीं उड़ाते। इसके बजाय तुम एक ऐसा बफर बनाते हो जो तुम्हें तब भी जिंदा रखे जब दुनिया उजड़ रही हो। असली आज़ादी वह नहीं है कि तुम्हारे पास कितनी महंगी चीज़ें हैं। असली आज़ादी वह है कि अगर कल तुम्हारी कमाई शून्य हो जाए, तब भी तुम कितने सालों तक अपनी गरिमा और सम्मान के साथ जी सकते हो। अगर तुम्हारे पास 10 साल का खर्च बचाया हुआ है, तो तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान हो, क्योंकि अब तुम डर के कारण फैसले नहीं लोगे, बल्कि अपनी शर्तों पर फैसले लोगे। तुम अपने बॉस को गलत बात कहने की हिम्मत रखोगे। तुम अपनी पसंद का काम कर सकोगे, क्योंकि तुम्हारे पास सर्वाइवल की गारंटी है। चलो, आज इस अध्याय के अंत में मैं तुम्हें एक ऐसी चुनौती देता हूं जो तुम्हें तुम्हारी असल स्थिति का एहसास कराएगी। आज अपनी सारी संपत्तियों और अपने खर्चों की एक लिस्ट बनाओ। अब अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि तुम्हारी आज की सारी इनकम बंद हो गई है। 1 रुपया भी नहीं आ रहा है। अब ईमानदारी से गणना करो कि तुम कितने दिनों तक, कितने महीनों तक या कितने सालों तक बिना अपनी जीवन शैली को गिराए जिंदा रह सकते हो। वह जो नंबर निकल कर आएगा, वही तुम्हारा असली सर्वाइवल स्कोर है। अगर वह नंबर बहुत छोटा है, तो डरो मत, बल्कि जागरूक हो जाओ। यह संकेत है कि तुम अभी भी सिर्फ अमीर बनने की मानसिकता में हो। अब समय है कि तुम अमीर बने रहने की मानसिकता विकसित करो। अपनी फिजूल खर्ची को कम करो, अपने सुरक्षा चक्र को बढ़ाओ और अपनी विनम्रता को वापस लाओ। याद रखो, दौलत का असली आनंद उसे खर्च करने में नहीं, बल्कि इस सुकून में है कि तुम्हें कल की चिंता नहीं है। हमारा यह सफ़र अब और भी पेचीदा होने वाला है। अब तक हमने देखा कि कैसे रिस्क और सर्वाइवल के बीच संतुलन बनाना ज़रूरी है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि निवेश की दुनिया में सबसे बड़े नतीजे कहाँ से आते हैं? क्या हर छोटा निवेश मायने रखता है? अगले अध्याय में हम बात करेंगे उन चुनिंदा फैसलों की जो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल देते हैं। हम बात करेंगे उन दुर्लभ मौक़ों की जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही हमें फर्श से अर्श तक पहुंचाते हैं। हम बात करेंगे टेल्स यू विन के बारे में। तैयार रहो, क्योंकि अब हम दौलत के उस गणित को समझेंगे जहां कुछ गिने चुने फैसले बाकी सब कुछ छोटा बना देते हैं। मेरे साथ बने रहो। #चैप्टर 6 टेल्स यू विन। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता शायद तुम्हारी सबसे ज्यादा मेहनत का नतीजा नहीं होगी, बल्कि किसी एक ऐसे फैसले, एक ऐसे मौके या एक ऐसे निवेश का नतीजा होगी जो बाकी सैकड़ों फैसलों से 1000 गुना ज्यादा असर डाल देगा।
तो शायद तुम्हें ये बात अजीब लगे, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि सफलता एक सीधी रेखा है। जितनी मेहनत उतना परिणाम, जितना समय उतनी कमाई। लेकिन वास्तविक दुनिया इस नियम पर नहीं चलती। वास्तविक दुनिया का खेल कहीं ज्यादा अजीब, कहीं ज्यादा असमान और कहीं ज्यादा अप्रत्याशित है। दुनिया में ज्यादातर परिणाम कुछ गिने चुने घटनाओं से आते हैं। कुछ दुर्लभ मौके पूरे खेल को बदल देते हैं। और जो लोग इस सच को समझ लेते हैं, वे असफलताओं को अलग नजर से देखने लगते हैं। वे हर हार को अंतिम निर्णय नहीं मानते। वे जानते हैं कि शायद अगला अवसर उनकी पूरी कहानी बदल सकता है। जरा सोचो, इतिहास की सबसे शक्तिशाली कंपनियों को देखो। आज जब हम माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजन, गूगल या एनवीडिया जैसे नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि उनकी सफलता एक तयशुदा कहानी थी। जैसे शुरुआत से ही साफ था कि ये कंपनियां दुनिया पर राज करेंगी। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। जब बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट शुरू की थी तब दुनिया में सैकड़ों सॉफ्टवेयर कंपनियां थीं। जब जेफ बेजोस ने अमेजन शुरू किया था तब वह सिर्फ ऑनलाइन किताबें बेचने वाली एक छोटी वेबसाइट थी। जब लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने गूगल बनाया था तब इंटरनेट पर पहले से कई सर्च इंजन मौजूद थे। उस समय किसी ने नहीं कहा था कि यही कंपनियां भविष्य लिखेंगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने बाकी सबको पीछे छोड़ दिया। कुछ निर्णय, कुछ अवसर, कुछ उत्पाद इतने शक्तिशाली साबित हुए कि उन्होंने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। यही है टेल्स यू विन का अर्थ। कुछ दुर्लभ परिणाम इतने विशाल होते हैं कि वे बाकी सभी परिणामों को महत्वहीन बना देते हैं। शेयर बाजार इसका सबसे शानदार उदाहरण है। जब शोधकर्ताओं ने अमेरिका के शेयर बाजार का कई दशकों का डेटा देखा तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। हजारों कंपनियों में से बहुत कम कंपनियां ऐसी थीं जिन्होंने बाजार की ज्यादातर संपत्ति बनाई। इसका मतलब यह है कि अगर इतिहास की कुछ महान कंपनियों को हटा दिया जाए तो पूरा बाजार बहुत साधारण दिखेगा। यह सुनने में छोटा तथ्य लगता है, लेकिन इसके पीछे एक विशाल मनोवैज्ञानिक सबक छिपा है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफल निवेशक हर बार सही होते हैं, लेकिन दुनिया के सबसे सफल निवेशक भी कई बार गलत होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनकी कुछ जीत इतनी बड़ी होती है कि बाकी सारी गलतियां उनके सामने छोटी लगने लगती हैं। वॉरेन बफेट को ही देखो। लोग उन्हें निवेश का भगवान कहते हैं। लोग उनकी हर बात को नियम मानते हैं। लेकिन अगर तुम उनके पूरे करियर का अध्ययन करो तो पाओगे कि उनकी संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा कुछ चुनिंदा निवेशों से आया। कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, मूडीज और हाल के वर्षों में एप्पल, इन कुछ निवेशों ने उनके बाकी सैकड़ों निवेशों की तुलना में कहीं ज्यादा प्रभाव डाला। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। अगर बफेट इतने महान हैं तो क्या उन्हें पहले से पता था कि कौन सा निवेश इतिहास बनाएगा? नहीं, उन्हें भी नहीं पता था। यही तो खेल का रहस्य है। कोई भी भविष्य नहीं देख सकता। कोई भी यह नहीं जान सकता कि कौन सा निर्णय पूरी जिंदगी बदल देगा। इसलिए सफलता का रहस्य हर बार सही होना नहीं है। सफलता का रहस्य इतना लंबे समय तक खेल में बने रहना है कि जब वह बड़ा अवसर सामने आए तब तुम मैदान में मौजूद रहो। यही कारण है कि सिलिकॉन वैली के निवेशक दुनिया को अलग नजर से देखते हैं। एक वेंचर कैपिटल फर्म 10 कंपनियों में निवेश करती है। उनमें से 7 कंपनियां पूरी तरह फेल हो जाती हैं। 2 कंपनियां बस किसी तरह बचती हैं। लेकिन एक कंपनी, सिर्फ एक कंपनी इतनी बड़ी बन जाती है कि वह बाकी 9 निवेशों के नुकसान को भी ढक देती है और उसके बाद अरबों डॉलर का मुनाफा देती है। सोचो, ये कितना अजीब गणित है। 10 में से 9 गलतियां, फिर भी शानदार सफलता। यही वास्तविक दुनिया का गणित है। लेकिन हमारा दिमाग इस तरह सोचने के लिए बना ही नहीं है। हमारा दिमाग हर हार को व्यक्तिगत असफलता मानता है। हमारा दिमाग चाहता है कि हर प्रयास सफल हो। इसलिए जब लोग कुछ बार असफल होते हैं तो वे निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि वे इस खेल के लिए बने ही नहीं हैं। यहीं पर ज्यादातर लोग अपने सपनों को दफना देते हैं। वे 5 असफल इंटरव्यू के बाद मान लेते हैं कि वे योग्य नहीं हैं। वे 2 असफल बिजनेस के बाद मान लेते हैं कि उद्यमिता उनके बस की बात नहीं है। वे कुछ गलत निवेशों के बाद मान लेते हैं कि निवेश सिर्फ अमीर लोगों का खेल है। लेकिन वे एक चीज भूल जाते हैं, दुनिया के ज्यादातर महान परिणाम शुरुआत में साधारण दिखते हैं। अमेजन शुरुआत में सिर्फ किताबें बेचता था,
नेटफ्लिक्स शुरुआत में डीवीडी किराए पर देता था। फेसबुक शुरुआत में सिर्फ एक कॉलेज नेटवर्क था। टेस्ला को लोग मजाक समझते थे, लेकिन फिर एक समय आया जब उन कंपनियों ने बाकी सबको पीछे छोड़ दिया। अगर उनके संस्थापक शुरुआती कठिनाइयों के दौरान हार मान लेते तो इतिहास अलग होता। अब खेल की दुनिया में चलते हैं। माइकल जॉर्डन को दुनिया महानतम बास्केटबॉल खिलाड़ी मानती है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि उन्होंने अपने करियर में 9000 से ज्यादा शॉट मिस किए थे। वे सैकड़ों मैच हारे थे। कई बार आखिरी सेकंड में जीत दिलाने वाला शॉट लेने का मौका मिला और वे चूक गए। अगर कोई सिर्फ उनकी असफलताओं की सूची देखे तो शायद वह कहे कि यह इंसान औसत है, लेकिन इतिहास उनकी असफलताओं को नहीं याद रखता। इतिहास उन कुछ क्षणों को याद रखता है जब उन्होंने खेल बदल दिया। कुछ असाधारण पलों ने बाकी हजारों गलतियों को महत्वहीन बना दिया। यही टेल्स यू विन है। कुछ जीतें इतनी बड़ी होती हैं कि वे बाकी सभी हारों को पीछे छोड़ देती हैं। अब इस विचार को अपने जीवन पर लागू करो। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारा हर निर्णय परफेक्ट होना चाहिए। तुम्हें लगता होगा कि अगर तुमने एक गलत निवेश कर दिया, एक गलत करियर चुन लिया या एक गलत फैसला ले लिया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर शायद अभी आया ही नहीं है। हो सकता है जिस व्यक्ति से तुम अगले साल मिलो वह तुम्हारी पूरी दिशा बदल दे। हो सकता है जो कौशल तुम आज सीख रहे हो वही 5 साल बाद तुम्हारी आर्थिक आजादी का कारण बने। हो सकता है आज का एक छोटा निवेश 20 साल बाद तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाए। समस्या यह नहीं कि अवसर नहीं आते, समस्या यह है कि लोग अवसर आने से पहले ही खेल छोड़ देते हैं। यही कारण है कि धैर्य दौलत की दुनिया का सबसे कम आंका गया गुण है। लोग बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, रणनीति की बात करते हैं, नेटवर्किंग की बात करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस बारे में बात करते हैं कि महान परिणामों के लिए अक्सर सिर्फ टिके रहना जरूरी होता है। दुनिया के सबसे सफल लोगों में एक समानता है। वे भविष्य नहीं देख सकते थे, वे हर बार सही नहीं थे, वे जादूगर नहीं थे, लेकिन उन्होंने इतना जरूर किया कि वे खेल में बने रहे। उन्होंने खुद को मौका दिया कि जीवन के दुर्लभ और शक्तिशाली अवसर उनके पक्ष में काम कर सके। इस अध्याय का सबसे गहरा सबक यह है कि सफलता का मतलब हर बार जीतना नहीं है। सफलता का मतलब यह है कि साथ समय है कि तुम इतने मजबूत बनो कि हार के बाद भी खेल में रह सको। क्योंकि वास्तविक दुनिया में दौलत, सफलता और असाधारण उपलब्धियां बराबर तरीके से नहीं आती। वे कुछ दुर्लभ मौकों, कुछ विशाल अवसरों और कुछ निर्णायक पलों से आती हैं। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं निकल रहा, तो याद रखना कि इतिहास के सबसे बड़े परिणाम अक्सर धीरे धीरे बनते हैं और फिर अचानक दिखाई देते हैं। ज्यादातर लोग उस अचानक वाले पल को देखते हैं, वे उसके पीछे छिपे सालों के संघर्ष, धैर्य और असफलताओं को नहीं देखते। और शायद यही वजह है कि जीत हमेशा सबसे बुद्धिमान, सबसे प्रतिभाशाली या सबसे तेज इंसान की नहीं होती। कई बार जीत उस इंसान की होती है जो मैदान नहीं छोड़ता, जो गिरकर भी खड़ा होता है, जो हारकर भी आगे बढ़ता है, जो ये समझता है कि उसे हर बार सही होने की जरूरत नहीं है। उसे सिर्फ इतना करना है कि जब जीवन का वह दुर्लभ अवसर आए जो बाकी सब कुछ बदल सकता है, तब तक वह खेल में बना रहे। यही है टेल्स यू विन। और अब जैसे जैसे हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, एक और गहरा सवाल हमारा इंतजार कर रहा है। अगर पैसा, निवेश और दौलत का अंतिम उद्देश्य सिर्फ अधिक पैसा कमाना नहीं है, तो फिर असली उद्देश्य क्या है? लोग वास्तव में पैसा क्यों चाहते हैं? क्या उन्हें महंगी कारें चाहिए, बड़े घर चाहिए या कुछ और? अगले अध्याय में हम उस चीज की बात करेंगे जो हर इंसान की सबसे गहरी इच्छा है। वह चीज जिसके लिए लोग पैसा कमाते हैं लेकिन अक्सर उसका नाम तक नहीं ले पाते। अगला अध्याय है फ्रीडम। चैप्टर 7 फ्रीडम। सुबह के ठीक 6 बजे हैं। अलार्म बजता है। तुम्हारी आंखें खुलती हैं, लेकिन तुम्हारे शरीर का हर हिस्सा तुमसे कह रहा है कि आज मत जाओ, आज बिस्तर पर ही लेटे रहो, आज प्रकृति की ताजी हवा का एहसास करो, आज अपनी खिड़की से बहती हुई ठंडी हवा को सिर्फ महसूस करो। लेकिन तुम्हारे दिमाग का एक कोना तुम्हें तुरंत एक तमाचा मारता है। वह कहता है कि उठो, वरना देर हो जाएगी। तुम्हें
उस ट्रैफिक में फंसना है, तुम्हें उस ऑफिस में समय पर पहुंचना है, तुम्हें उस बॉस के गुस्से का सामना करना है जिसे तुम शायद पसंद भी नहीं करते। तुम एक गहरी सांस लेते हो, अपनी थकावट को दबाते हो और उस अंतहीन दौड़ में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हो जिसमें पूरा शहर भाग रहा है। क्या तुमने कभी सोचा है कि हम सब इतनी बड़ी लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? हम खुद से झूठ बोलते हैं कि हम यह सब पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, ताकि हम एक बड़ा घर खरीद सकें, सड़क पर सबसे महंगी गाड़ी दौड़ा सकें या लोगों को अपनी अमीरी दिखा सकें। लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने उस सच को बेनकाब करने जा रहा हूं जो दुनिया की हर लग्जरी गाड़ी और बड़े घर से ज्यादा कीमती है। वह सच है अपने समय की आज़ादी। पैसे का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर उपयोग यह नहीं है कि तुम उससे कौन सी महंगी चीज खरीद सकते हो। पैसे का सबसे बड़ा उपयोग यह है कि वह तुम्हें तुम्हारे समय पर नियंत्रण देता है। जरा सोचो कि उस पैसे की क्या कीमत जो तुम्हें एक आलीशान बंगले में सुलाता तो है, लेकिन तुम्हें सुबह अपनी मर्जी से जागने की इजाजत नहीं देता। उस गाड़ी की क्या कीमत जो तुम्हें सड़क पर सबसे तेज तो दिखाती है, लेकिन तुम्हें अपनी पसंद की दिशा में जाने की आज़ादी नहीं देती। हम अपनी जिंदगी भर की मेहनत सिर्फ कुछ भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने में लगा देते हैं, ये सोचकर कि वे वस्तुएं हमें खुशी देंगी। लेकिन असली खुशी का पैमाना चीजें नहीं है। असली खुशी का पैमाना यह है कि तुम अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने के कितने करीब हो। जब तुम अपने समय के मालिक बन जाते हो तो तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाते हो, चाहे तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना भी हो। इस सच को समझने के लिए हमें इतिहास और मनोविज्ञान के एक बहुत बड़े रिसर्च की ओर चलना होगा। मिशिगन यूनिवर्सिटी के एक महान मनोवैज्ञानिक एंगस कैम्पबेल ने इंसानी खुशी पर एक बहुत गहरा अध्ययन किया था। वे यह समझना चाहते थे कि आखिर इंसानों को खुश, क्या उन्हें इस बात का दुख है कि उन्होंने और ज्यादा पैसे क्यों नहीं कमाए? क्या उन्हें इस बात की तकलीफ है कि वे एक और बड़ा बंगला क्यों नहीं खरीद पाए? उन बुजुर्गों का जवाब सुनकर तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। उनमें से एक भी इंसान ने यह नहीं कहा कि काश मैंने और ज्यादा घंटे ऑफिस में काम किया होता। किसी ने नहीं कहा कि काश मैंने अपनी जिंदगी और बड़ी गाड़ियां खरीदने में बिताई होती। उनका सबसे बड़ा दुख यह था कि उन्होंने अपने समय को अपने हाथों से रेत की तरह फिसलने दिया। वे रोते हुए कह रहे थे कि काश मैंने अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखने के लिए थोड़ा और समय निकाला होता। काश मैंने अपने लाइफ पार्टनर के साथ बैठकर बातें करने के लिए थोड़ा वक्त निकाला होता। काश मैंने वह काम किया होता जो मेरा दिल चाहता था, न कि वह काम जो समाज मुझसे चाहता था। यह उन लोगों की आवाज थी जो जिंदगी का पूरा खेल खेल चुके थे और अब आखिरी मोड़ पर खड़े थे। उनके लिए असली दौलत सिर्फ और सिर्फ समय था, जिसे वे अब किसी भी कीमत पर वापस नहीं खरीद सकते थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक पेंच है जिसे समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं, बड़ी गाड़ियों और आलीशान घरों के पीछे भागते रहते हैं, क्योंकि हमारा समाज हमें इसी तरह से प्रोग्राम करता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि सफलता का मतलब है बड़ी चीजें। हम दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास वह सब कुछ नहीं है, आज मैं इस पूरी सड़क का राजा हूं, सब मेरा सम्मान कर रहे हैं। लेकिन आज इस बहुत ही गंभीर और सीधे संवाद में मैं तुम्हें उस भयानक सच से रूबरू कराने जा रहा हूं जो उस सुपरकार के शीशे को एक ही झटके में चकनाचूर कर देगा। वह ड्राइवर एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहा है, क्योंकि सड़क पर खड़ा कोई भी इंसान उस ड्राइवर को नहीं देख रहा था। किसी को इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी कि उस स्टीयरिंग व्हील को पकड़ने वाला इंसान कौन है। लोग सिर्फ उस गाड़ी को देख रहे थे और अपने दिमाग में एक ऐसी कल्पना कर रहे थे जहां वे खुद उस गाड़ी की सीट पर बैठे हों और दुनिया उन्हें देख रही हो। यही है इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विरोधाभास, जिसे हम कहते हैं मैन इन द कार पैराडॉक्स। ये विरोधाभास हमें इंसानी दिमाग के उस सबसे कमजोर और सबसे भूखे हिस्से की तरफ ले जाता है जो हमेशा दूसरों से मान्यता और सम्मान पाना चाहता है। हम सोचते हैं कि जब हम कोई बहुत बड़ी और महंगी चीज खरीदेंगे, जब हम कोई आलीशान बंगला बनाएंगे, जब हम लाखों की घड़ी अपनी कलाई पर बांधेंगे, तो लोग हमसे प्रभावित होंगे। हम सोचते हैं कि वे हमारी दौलत को देखकर हमारा सम्मान करेंगे, वे हमसे जुड़ना चाहेंगे और हमें एक सफल इंसान मानेंगे।
लेकिन असलियत इतनी कड़वी है कि तुम्हारा ईगो इसे सहन नहीं कर पाएगा। लोग तुम्हारी उन महंगी चीज़ों को देखकर तुमसे प्रभावित नहीं होते। वे सिर्फ उन चीज़ों का उपयोग अपने खुद के सपनों के महल को सजाने के लिए करते हैं। वे तुम्हारी गाड़ी को देखते हैं और सोचते हैं कि अगर यह मेरे पास होती तो लोग मुझे कितना बड़ा समझते। वे तुम्हारी कलाई पर बंधी घड़ी को देखते हैं और सोचते हैं कि काश मेरे पास यह होती तो मेरी क्या वैल्यू होती। इस पूरे खेल में तुम जो उस संपत्ति के मालिक हो पूरी तरह से अदृश्य हो जाते हो। लोग तुम्हारी चीज की तारीफ करते हैं लेकिन तुम्हारे अस्तित्व को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। तुम अपनी जिस इज्जत को खरीदने चलो, आज इस अध्याय के अंत में मैं तुम्हें एक बहुत ही गहरी और कड़ी चुनौती देता हूं। अगली बार जब तुम कोई बड़ी और महंगी चीज खरीदने के बारे में सोचो, चाहे वह कोई नया स्मार्टफोन हो, कोई महंगी घड़ी हो या कोई बड़ी गाड़ी हो, अपनी आंखें बंद करो और खुद से यह सवाल पूछो, अगर मुझे इस चीज को किसी को भी दिखाने की इजाजत ना हो, अगर मैं इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट ना कर सकूं, अगर मैं इसे अपने दोस्तों या पड़ोसियों को ना दिखा सकूं, तो क्या मैं फिर भी इसे खरीदूंगा? क्या यह चीज मुझे अकेले में भी उतनी ही खुशी देगी? अगर तुम्हारा जवाब ना है तो समझ जाओ कि तुम मैन इन द कार पैराडॉक्स के शिकार बन रहे हो। तुम अपना कीमती पैसा उस सम्मान को खरीदने के लिए बर्बाद कर रहे हो जो तुम्हें कभी मिलने वाला ही नहीं है। अपने हाथ रोक लो, उस पैसे को बचाओ और उसे अपनी असली आज़ादी को खरीदने में लगाओ। क्योंकि जब तुम दूसरों को प्रभावित करने की इस मानसिक बीमारी से मुक्त हो जाओगे, तब तुम अपनी जिंदगी के असली मालिक बनोगे। तुम वह फैसले लोगे जो तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएंगे, न कि वह फैसले जो सिर्फ दूसरों की नजरों में तुम्हें बड़ा दिखाएंगे। यह सफर अब एक बहुत ही कड़े मोड़ पर पहुंच चुका है। अब तक हमने समझा कि कैसे दिखावा हमारी दौलत को खा जाता है और कैसे सम्मान का असली स्रोत हमारी विनम्रता में छिपा है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि जो दौलत हमें दिखाई नहीं देती वह वास्तव में क्या होती है? हम अपनी दौलत को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और उसे एक बड़े साम्राज्य में कैसे बदल सकते हैं। अगले अध्याय में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो तुम्हारी आंखें खोल देगा। हम बात करेंगे उस संपत्ति की जो तिजोरी में बंद नहीं होती बल्कि तुम्हारे दिमाग के अनुशासन से पैदा होती है। हम बात करेंगे वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी के बारे में। मेरे साथ बने रहो, क्योंकि अब हम दौलत के उस सबसे बड़े रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं जो तुम्हें सच में वेल्दी बनाएगा। चैप्टर 9, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। सड़क पर खड़ी उस शानदार चमचमाती हुई गाड़ी को देखो, उसके पहियों की चमक, उसके इंजन की दहाड़ और उसके अंदर बैठी वह सवारी जो खुद को दुनिया का सबसे कामयाब इंसान समझ रही है। हमारा दिमाग तुरंत इस दृश्य को पकड़ लेता है। हम सोचने लगते हैं कि यह इंसान कितना भाग्यशाली है, इसके पास कितनी दौलत है और यह जिंदगी को कितने मजे से जी रहा है। लेकिन आज मैं तुम्हारे दिमाग के इस भ्रम को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ने जा रहा हूं। तुम जो देखते हो वह दौलत नहीं है, तुम जो देखते हो वह सिर्फ खर्च किया हुआ पैसा है। असली दौलत वह है जो कभी खर्च नहीं की गई। असली दौलत वह नेम वह है जो दिखाई नहीं देती। यह बात सुनने में बहुत अजीब लग सकती है। हमारा पूरा समाज हमें यही दिखाता आया है कि रईसी का मतलब है बड़ा बंगला, महंगी गाड़ियां और बड़े बड़े होटलों में छुट्टियां बिताना। हम सोचते हैं कि जो जितना ज्यादा खर्च कर रहा है वह उतना ही बड़ा अमीर है। लेकिन वित्तीय मनोविज्ञान की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि किसी इंसान को देखकर तुम कभी यह अंदाजा नहीं लगा सकते कि वह कितना वेल्दी है, क्योंकि अमीर होना और वेल्दी होना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं जिन्हें हम अक्सर एक समझने की भूल कर बैठते हैं। अमीर होने का मतलब है तुम्हारी वर्तमान आय, वह पैसा जो तुम कमा रहे हो और जिसे तुम दुनिया को दिखाने के लिए खर्च कर रहे हो। लेकिन वेल्दी होने का मतलब है वह पैसा जो तुमने बचाया है, वह निवेश जो तुमने किया है और वह विकल्प जो तुमने अपने पास सुरक्षित रखे हैं। चलो इस सच को समझने के लिए इतिहास के दो ऐसे इंसानों की जिंदगी का विश्लेषण करते हैं जिनके फैसले तुम्हें दंग कर देंगे। पहली कहानी है रोनाल्ड रीड की। रोनाल्ड रीड कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं थे, न ही उनके पास कोई बड़ी डिग्री थी।
उन्होंने अपनी जिंदगी के 25 साल एक गैस स्टेशन पर गाड़ियों में पेट्रोल भरने और झाड़ू लगाने में बिताए। इसके बाद उन्होंने अगले 17 साल एक स्कूल में चपरासी का काम किया। विस्य साहब एक बेहद साधारण से घर में रहते थे। अपनी फटी हुई जैकेट को सेफ्टी पिन से जोड़कर पहनते थे और बहुत ही सादगी से अपनी जिंदगी गुजारते थे। जब साल 2014 में 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ तो उनके परिवार और उनके पड़ोसियों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। इस साधारण से दिखने वाले चपरासी के पास $8 मिलियन यानी लगभग 60 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति थी। पूरी दुनिया हैरान थी कि एक साधारण नौकरी करने वाला इंसान इतनी बड़ी दौलत का मालिक कैसे बन गया। क्या उसने कोई लॉटरी जीती थी? क्या उसे कोई वसीयत मिली थी? नहीं, रोनाल्ड रीड का राज बहुत ही सरल और गहरा था। वे जो भी थोड़ा बहुत पैसा कमाते थे उसमें से एक बड़ा हिस्सा बचाते थे और उसे चुपचाप अच्छे शेयर्स में निवेश कर देते थे। उन्होंने कभी अपनी दौलत का प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने कभी बड़ी गाड़ियां नहीं खरीदी। उन्होंने अपनी संपत्ति को चुपचाप बैकग्राउंड में बढ़ने दिया। उनकी दौलत अदृश्य थी, बस सिर्फ उनके बैंक अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में मौजूद थी। वे सच में वेल्दी थे, लेकिन उनकी वेल्थ किसी को दिखाई नहीं देती थी। अब इसके बिल्कुल विपरीत दूसरी कहानी को देखो, रिचर्ड फस्कोन की। रिचर्ड कोई साधारण इंसान नहीं थे। वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए एक बेहद प्रतिभावान इन्वेस्टमेंट बैंकर थे। वे मैरिल लिंच जैसी दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था के वाइस चेयरमैन थे। वे हर उस चीज के मालिक थे जिसके बारे में एक आम इंसान सिर्फ सपने देख सकता है। उनकी गिनती दुनिया के सबसे सफल और प्रभावशाली लोगों में होती थी। उनका रहन सहन बेहद शानदार था। उन्होंने न्यूयॉर्क में एक विशाल बंगला खरीदा जिसमें 11 कमरे, 2 स्विमिंग पूल और कई गाड़ियों के गैराज थे। वे हर उस पार्टी में जाते थे जहां दुनिया के सबसे रईस लोग आते थे। वे अपनी सफलता का प्रदर्शन करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। लेकिन इस कहानी का अंत बहुत ही दर्दनाक है। रिचर्ड फस्कोन को अपनी इस बड़ी लाइफस्टाइल को बनाए रखने के लिए बहुत बड़े कर्ज की जरूरत थी। वे सोचते थे कि वे एक जीनियस हैं और उनकी यह कमाई कभी बंद नहीं होगी। लेकिन जब साल 2008 का आर्थिक संकट आया तो उनकी पूरी दुनिया ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। उनकी आय अचानक बंद हो गई। उनका निवेश डूब गया और उन पर जो बड़ा कर्ज था उसे चुकाने का कोई रास्ता नहीं बचा। उनका वह आलीशान बंगला कौड़ियों के दाम बिक गया। उनकी महंगी गाड़ियां बैंक ने जब्त कर लीं और अंत में उन्हें खुद को दिवालिया घोषित करना पड़ा। जो इंसान कभी करोड़ों का मालिक था वह सड़क पर आ गया। ये दोनों कहानियां हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती हैं। रोनाल्ड रीड धीरज और अनुशासन के प्रतीक थे, जबकि रिचर्ड फस्कोन लालच और दिखावे के शिकार बने। रोनाल्ड रीड के पास वेल्थ थी, जबकि रिचर्ड फस्कोन के पास सिर्फ रिचनेस थी। रिचनेस वह है जो तुम्हारी आंखों को चौंधिया देती है, लेकिन वेल्थ वह अदृश्य ताकत है जो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है। हमारा दिमाग इस बात को समझने में सबसे ज्यादा फेल क्यों होता है? क्योंकि हम इंसानों की एक बहुत बड़ी मानसिक कमजोरी है। हम जो देखते हैं हम उसी की नकल करने की कोशिश करते हैं। हम सड़क पर किसी को एक शानदार कार चलाते हुए देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें भी ऐसी ही कार चाहिए। लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि उस कार को खरीदने के लिए उस इंसान ने अपने बैंक अकाउंट से कितना पैसा खाली किया है या उसने कितना बड़ा लोन लिया है। हम सिर्फ उस कार को देखते हैं और उसे अपनी सफलता का पैमाना मान लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि कार खरीदना अमीर दिखने का तरीका है, वेल्दी बनने का नहीं। सच्चाई ये है कि जब तुम कोई महंगी चीज खरीदते हो तो तुम वास्तव में अपनी वेल्थ को कम कर रहे होते हो। मान लो तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हैं और तुम उस पैसे से तो तुम्हें अपनी इनकम को बढ़ाना होगा। लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने एक ऐसा सच रखने जा रहा हूं जो तुम्हारी इस पूरी सोच की बुनियाद को हिलाकर रख देगा। अमीर बनने और असली दौलत खड़ी करने का संबंध इस बात से बहुत कम है कि तुम कितना कमाते हो। इसका असली संबंध इस बात से है कि तुम्हारा सेविंग्स रेट यानी बचत करने की दर कितनी है। पैसे के मनोविज्ञान का यह सबसे बड़ा और सबसे अनदेखा सच है। तुम चाहे जितना कमा लो, अगर तुम उसे बचा नहीं सकते तो तुम कभी वेल्दी नहीं बन पाओगे।
लोग के लिए जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इस बात को गहराई से समझने के लिए चलो इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना की तरफ चलते हैं। साल 1970 का दशक। पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट आया था, जिसे इतिहास में एनर्जी क्राइसिस यानी ऊर्जा संकट के नाम से जाना जाता है। उस समय तेल उत्पादक देशों ने कच्चे तेल की सप्लाई को बहुत कम कर दिया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने लगी थी। कारखानों में काम रुक गया था, गाड़ियां सड़कों पर खड़ी रह गई थीं और ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी। उस समय दुनिया के सामने दो ही मोटा रास्ते कार ना थे। पहला रास्ता यह था कि वे तेल के नए कुओं की खोज करें और ज्यादा जमीन को खोदें ताकि तेल की सप्लाई को बढ़ाया जा सके, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रिस्क था और बहुत बड़ा समय लगने वाला था। दूसरा रास्ता बहुत ही दिलचस्प था। वह रास्ता था एनर्जी एफिशिएंसी यानी ऊर्जा का सही और किफायती उपयोग करना। दुनिया ने महसूस किया कि वे तेल की नई खोज करने के बजाय अपने पास मौजूद तेल को बचाना शुरू करें। उन्होंने ऐसी कारें बनाई जो कम पेट्रोल में ज्यादा दूरी तय कर सके। उन्होंने फैक्ट्रियों में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जो कम ऊर्जा में ज्यादा काम कर सके। और नतीजा क्या हुआ? दुनिया ने तेल की नई खोज किए बिना ही सिर्फ अपनी बचत और कुशलता के दम पर उस बड़े संकट को मात दे दी। आज हमारे पास जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो आधुनिक कारखाने हैं, वे सब उसी बचत की नीति का नतीजा है। यही बात तुम्हारी निजी आर्थिक जिंदगी पर भी लागू होती है। तुम अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए दिन रात एक कर सकते हो। तुम नए बिजनेस आइडियाज खोज सकते हो, लेकिन उसमें बहुत सी बाहरी ताकतें शामिल होती हैं जिन्हें तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। बाजार गिर सकता है, मंदी आ सकती है या तुम्हारी नौकरी जा सकती है, लेकिन जो चीज पूरी तरह से तुम्हारे कंट्रोल में है वह है तुम्हारी बचत। बचत करने के लिए तुम्हें किसी बड़ी सैलरी की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने अहंकार को काबू में रखना होगा। मॉर्गन हाउसल ने इस किताब में एक बहुत ही सुंदर और बड़ा समीकरण दिया है। वे कहते हैं कि सेविंग्स यानी बचत बराबर है तुम्हारी इनकम माइनस तुम्हारा ईगो। सेविंग्स बराबर इनकम माइनस ईगो। इस समीकरण को अपने दिमाग की दीवार पर लिख लो। जब तुम अपनी इनकम में से अपने अहंकार को घटा देते हो तो जो बचता है वही तुम्हारी असली दौलत होती है। हम में से ज्यादातर लोग जो खर्च करते हैं वह हमारी बुनियादी जरूरतों के लिए नहीं होता। वह खर्च होता है दूसरों को यह दिखाने के लिए कि हम कितने सफल हैं। हम महंगा फोन इसलिए खरीदते हैं ताकि हमारे दोस्त उसे देख सकें। हम महंगे ब्रांड के कपड़े इसलिए पहनते हैं ताकि ऑफिस में हमारी हैसियत बड़ी दिखे। ये सब कुछ तुम्हारी अहंकार की खुराक है। और जब तुम अपने अहंकार को खिलाना बंद कर देते हो तो तुम्हारी बचत अपने आप बढ़ने लगती है। चलो दुनिया के सबसे सफल कॉर्पोरेट लीडर्स और कंपनियों की
बल्कि अपनी आज़ादी की किश्त के रूप में देखना होगा। जब तुम हर महीने कुछ पैसा बचाते हो तो तुम वास्तव में अपने भविष्य के लिए कुछ दिन खरीद रहे होते हो। तुम खुद को यह भरोसा दिला रहे होते हो कि तुम किसी के गुलाम नहीं हो। तुम्हारी बचत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, जो तुम्हें दुनिया के सामने सिर उठाकर जीने का हौसला देती है। आज मैं तुम्हें एक बहुत ही कड़ी चुनौती देने जा रहा हूँ। इसे अपनी ज़िंदगी का ईगो ऑडिट समझो। अपने पिछले 3 महीनों के खर्चों को निकालो। एक-एक खर्चे को बहुत ध्यान से देखो और खुद से पूछो कि इनमें से कौन सा खर्च तुम्हारी बुनियादी ज़रूरत थी और कौन सा खर्च सिर्फ तुम्हारे अहंकार को संतुष्ट करने के लिए किया गया था। वह पैसा जो तुमने सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए उड़ा दिया, उसे जोड़ कर देखो। तुम हैरान रह जाओगे कि तुमने अपनी आज़ादी का कितना बड़ा हिस्सा सिर्फ दूसरों की नज़रों में बड़ा बनने के लिए बेच दिया। आज से ही अपनी बचत करने की आदत को बदलो। किसी लक्ष्य का इंतज़ार मत करो। ये मत सोचो कि जब बड़ी सैलरी होगी तब बचाओगे। आज तुम्हारे पास जो भी है उसमें से कुछ हिस्सा बचाना शुरू करो। अपने अहंकार को छोटा करो, अपनी ज़रूरतों को सीमित करो और अपनी बचत को अपनी सबसे बड़ी दौलत बनाओ। क्योंकि जब तुम इस सच को समझ जाओगे तो तुम्हें अमीर दिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तुम सच में वेल्दी बन जाओगे। ये सफ़र अभी बहुत ही अनूठे मोड़ पर पहुंच चुका है। हमने समझा कि कैसे बचत हमारे हाथ में मौजूद सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन क्या हमें हमेशा गणित के हिसाब से सही फैसले लेने चाहिए, या फिर हमारी ज़िंदगी की सच्चाई कुछ और ही है? अगले अध्याय में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो तुम्हें यह सिखाएगा कि वित्तीय फैसलों में हमेशा तार्किक होना ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। हम बात करेंगे रीजनेबल ग्रेटर दैन रेशनल के बारे में। मेरे साथ बने रहो, क्योंकि अब हम वित्तीय दुनिया के सबसे बड़े मानसिक रहस्यों को सुलझाने जा रहे हैं। चैप्टर 11, रीजनेबल ग्रेटर दैन रेशनल। कल्पना करो कि तुम एक ऐसी मशीन हो जिसके अंदर कोई जज्बात नहीं है, कोई दिल नहीं है और कोई डर नहीं है। तुम सिर्फ एक कंप्यूटर कोड की तरह काम करते हो। जब बाजार गिरता है तो तुम्हारे चेहरे पर कोई शिकन नहीं आती। जब कोई कंपनी डूबती है तो तुम्हें कोई दुख नहीं होता। तुम हर फैसले को सिर्फ और सिर्फ गणित की कसौटी पर परखते हो। लेकिन जैसे ही तुम अपनी आंखें खोलते हो तुम खुद को एक हार्ड मांस के शरीर में पाते हो, जिसका दिल धड़कता है, जिसकी रगों में खून दौड़ता है और जिसके दिमाग में रात को सोते समय सैकड़ों तरह के खौफनाक विचार आते हैं। यहीं पर हमारी वित्तीय दुनिया का सबसे बड़ा सच सामने आता है। तुम एक कंप्यूटर नहीं हो, तुम एक इंसान हो। और इसलिए पैसे के खेल में पूरी तरह से तार्किक होना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। तुम्हें तार्किक नहीं बल्कि व्यावहारिक बनना होगा। यह बात सुनने में जितनी विरोधाभासी लगती है, इसके पीछे का मनोविज्ञान उतना ही गहरा है। हमारी पूरी दुनिया के बड़े-बड़े फाइनेंशियल गुरु और अर्थशास्त्री हमें यही सिखाते हैं कि तुम्हें हमेशा तर्कसंगत फैसले लेने चाहिए। वे तुम्हें बड़ी-बड़ी गणितीय स्प्रेडशीट्स दिखाते हैं, ग्राफ्स समझाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम इस फॉर्मूले पर चलोगे तो तुम सबसे ज़्यादा अमीर बनोगे। लेकिन वे एक चीज़ भूल जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि जब रात के 2 बजे तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब होती है, या जब बाजार में 40% की गिरावट आती है और तुम्हारा पोर्टफोलियो लाल रंग से भर जाता है, तब तुम उस स्प्रेडशीट को देखकर शांत नहीं हो सकते। उस वक्त तुम्हारी धड़कनें बढ़ जाती हैं, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडा डर दौड़ने लगता है और तुम्हारा दिमाग सिर्फ और सबसे पहले अपनी सुरक्षा चाहता है। इस अंतर को समझने के लिए हमें इतिहास की एक बहुत ही अनोखी और अजीब घटना की तरफ चलना होगा। साल 1927 का समय। चिकित्सा जगत में एक बड़ी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाने वाला था। ये पुरस्कार एक ऐसे डॉक्टर को मिला जिसका इलाज सुनकर आज के समय में कोई भी इंसान डर से कांप उठेगा। उस डॉक्टर का नाम था जूलियस वैगनर जुरेक। उस दौर में न्यूरोसिफिलिस नाम की एक लाइलाज बीमारी हुआ करती थी जो इंसानी दिमाग को धीरे धीरे खत्म कर देती थी। इसका कोई इलाज नहीं था और मरीज का पागल होना और मरना पूरी तरह से तय था। डॉक्टर जूलियस ने एक बहुत ही अजीब पैटर्न नोटिस किया था। उन्होंने देखा कि जब सिफिलिस के मरीजों को कोई बड़ा बुखार आता था, जैसे कि मलेरिया का बुखार, तो उनका सिफिलिस धीरे धीरे ठीक होने लगता था। अब अगर तुम एक ठंडे और तार्किक दिमाग से सोचोगे तो मलेरिया खुद एक जानलेवा बीमारी किसी बीमार इंसान को जानबूझकर